प्यारे बच्चों, अपने कुछ प्रिय छात्रों के अनुरोध पर यह वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज का विषय है पद परिचय। पद परिचय, आप सोचेंगे पद परिचय क्या है? परिचय मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी फ्रेंड का हो सकता है, किसी रिश्तेदार का हो सकता है, पर ये पद परिचय और किताब सामने, ये कौन सा विषय आ गया भाई? हाँ, तो आज यही मजेदार विषय है, पद परिचय। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिसकी बात करें, जिसका हम परिचय लेने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं, वो है कौन? तो हम बात करेंगे पद की। पद परिचय, पद क्या है पहले इसको समझेंगे हम। तो पद किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्दों को ही हम पद कहते हैं। जैसे कमल, कमल ये एक शब्द है। कमल एक शब्द है। अब पुरानी बातों को याद करते हैं थोड़ा। वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। वर्ण क्या है? मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम कहते हैं वर्ण, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं वर्ण। और वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं शब्द। ठीक है, लेकिन जब ये स्वतंत्र रूप से है तो ये एक शब्द है। लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे, कमल, कमल का फूल मुझे बहुत प्रिय है, कमल का फूल मुझे बहुत प्रिय है, कमल का फूल मुझे बहुत प्रिय है, तो देखो एक वाक्य में 7 शब्द आ गए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य में 7 शब्द आए, तो ये 7 शब्द, इन्हें हम 7 पद कहेंगे। मतलब जब कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से होता है तो वो एक शब्द है, लेकिन जब उसको हम वाक्य में मिला देते हैं या वाक्य बना लेते हैं, परिवर्तित करते हैं वाक्य में, एक वाक्य में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं किसी शब्द का, तो वो सारे शब्द मिलकर के पद बन जाते हैं। ठीक है, तो उन पद का ही परिचय देना। इंट्रोडक्शन, किसी भी वाक्य में जो शब्द है उस शब्द के बारे में बताना। इंट्रोडक्शन समझते हैं, किसी के बारे में बताना है ना, परिचय देना। तो जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, मीरा ने भजन गाया। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 शब्द हो गए। जब ये अलग अलग है तो ये 4 शब्द हैं, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो ये वाक्य प्रयुक्त होने के कारण 4 पद बन गए। ठीक है, इस वाक्य में 4 पद है। अब किसी भी एक के नीचे अंडरलाइन होगा एग्जाम में, किसी भी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे और उसके बारे में पूछेंगे कि इसका पद का परिचय दीजिए। अब जो पद है, जो शब्द है, अपने आप तो अपना परिचय देगा नहीं, है ना, तो उसका परिचय हमें देना पड़ेगा। ठीक है, और उसका परिचय देने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। जब हमको उस पद के बारे में जानकारी होगी, उस शब्द के बारे में जानकारी होगी, तभी तो हम कुछ परिचय देंगे। अगर हमें खुद ही नहीं बताओ, हम कहेंगे हमें नहीं बताओ क्या परिचय इनका, है ना। तो किसी भी शब्द के बारे में बताना, वो परिचय है ना, वही पद परिचय है। तो जैसे इसमें हमने एक को अंडरलाइन किया, ही मीरा, तो मीरा शब्द जो है, पहले शब्द को ही ले रहे हैं मीरा। तो मीरा क्या है? एकदम से आपको दिमाग में आएगा मैडम नाम है किसी का, मीरा नाम है, तो नाम का मतलब संज्ञा। अब हमको संज्ञा पता होगी तभी तो हम बताएंगे संज्ञा है या सर्वनाम है, क्या है, जब हमको पता होगा। तो ये इसके लिए हमें संज्ञा जानना जरूरी है। ने क्या है? कारक है, लेकिन जब तक कारक के बारे में हम जानेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे कि क्या है। भजन, भजन क्या है? भजन गाना एक क्रिया है ना। तो अब जब तक हम इन सब के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे समझेंगे कि पद परिचय हम कैसे करेंगे, किसी भी वाक्य का पद परिचय हम कैसे करेंगे और किस आधार पर करेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्याकरण में पद 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो हमको पद के प्रकार समझने पड़ेंगे कि पद जो है, वाक्य शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ना। तो पहले 2 प्रकार पता करना पड़ेगा हमें, उसके भेद पता होने चाहिए। तो पद, उसके 2 प्रकार हैं, एक है विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी आपकी पुस्तक भी ले रखी है मैंने, विकारी अविकारी। विकारी शब्द कौन से? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब लिंग, वचन, कारक
काल के कारण जिनका रूप बदल जाता है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, उनको हम कहते हैं विकार। विकार उत्पन्न हो जाता है। अविकारी जो स्टेबल है, जिसमें कुछ कोई चेंज नहीं ला सकता, और विकारी जिसमें कोई परिवर्तन हो जाए। कहते हैं तूफान आ गया, वर्षा हो गई, आंधी आए, है ना, और बहुत सारी चीजें ने प्रभावित किया, तो उनका फर्क पड़ गया। इन पे फर्क पड़ता है? इन पे फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी होता रहे, है ना, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वो शब्द है। और कुछ भी हो, जरा सा भी कुछ आंधी तूफान आए, कुछ भी मतलब कि आए, तो उनमें परिवर्तन हो जाए, है ना। जरा सी आंधी चली तो हम एकदम से कमरे में दुबक के बैठ गए, परिवर्तन आ गया, हम चल रहे हैं, राह पे निकल पड़े हैं, लेकिन रास्ते में जरा सी रुकावट है, वापस अपने घर को मुड़ लिए। लेकिन ये वो है कि जहां पे निकल लिए हो, निकल लिए बस, बीच में उनको रुकना नहीं है ना। जो मतलब कहने का मतलब इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि अविकारी वो शब्द हैं जिन पर कोई प्रभाव ना पड़े किसी भी चीज का, और विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिनमें परिवर्तन हो जाए, जो बदल जाए। ठीक है, तो अब क्या क्या विकार होंगे, किन स्तर पे करेंगे? 4 स्तर है देखो। विकारी, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों में अंतर आएगा शब्दों में। ठीक है, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये अविकारी शब्द है। ठीक है, अब पहला हमें पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। अब बच्चों इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम करेंगे। हम पद परिचय कब करेंगे, पद परिचय कब देंगे? जब हमें इन सब की जानकारी होगी, तभी तो हम एक एक शब्द के बारे में बताएंगे कि क्या परिचय है उसका। तो इन सबको हमें जानना पड़ेगा, और मैं आपको इन सब के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब पहला है संज्ञा। संज्ञा के भेद पता होने चाहिए। 5 भेद है इसके, जानते हैं ना आप लोग? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, 5 भेद है। ऐसे सर्वनाम के 6 भेद है, विशेषण के 4 भेद है, क्रिया के 2 भेद है। ठीक है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। इनकी जानकारी मैं देने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब संज्ञा का हम पद परिचय करेंगे, संज्ञा शब्द का हम पद परिचय करते हैं। जैसे मीरा है ना। चलिए पहले मीरा वाले को देखते हैं। मीरा, हमने अभी सिर्फ ये पता लगाया कि मीरा एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। अब जब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भेद, कौन सा भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक। तो अब पहले मैं आपको जानकारी दी, व्यक्तिवाचक क्या है? जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम हो, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं उसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक दूसरा है, जातिवाचक। जातिवाचक जो पूरी जाति का बोध कराए। ये सब आपको आता है, मुझे पता है, आप सब जानते हैं, सिर्फ एक बार रिवाइज करा रही हूँ। ये पता होना चाहिए संज्ञा में कौन सा भेद है। ठीक है, अब हम मीरा बताना चाहते हैं कि मीरा का भेद कौन सा है, तो हमें पहले भेद भी तो पता होने चाहिए ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले। इसका मतलब ये नहीं है, अगर सपोज यहाँ पे आगरा होता या यहाँ पर रामायण होता, तो हम क्या कहते? तब भी हम व्यक्तिवाचक ही कहते, क्योंकि एक विशेष वस्तु का नाम है रामायण। हर पुस्तक को हम नहीं कह देंगे रामायण, हर पुस्तक को हम गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहेंगे, है ना, विशेष पुस्तक को ही कहेंगे। ऐसे विशेष लड़की, विशेष व्यक्ति है, उसी को मीरा कह रहे हैं। जितनी भी लड़कियां दुनिया की, सबको हम नहीं कह देंगे कि मीरा है सब, है ना। तो ऐसे कोई स्थान, जैसे मैंने बोला आगरा, तो आगरा भी विशेष स्थान है, हर स्थान को हम आगरा नहीं कह सकते। तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जातिवाचक क्या है? पूरी जाति का बोध कराए, जो मतलब अधिक हो। तो लड़की, पुस्तक, वृक्ष, ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इससे ये नहीं पता लग रहा है हमें कि हमने वृक्ष बोला
तो किसी एक वृक्ष का नाम ले रही हूँ, बरगद का वृक्ष, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, किसी बरगद के पेड़ की बात कर रही हूँ। कोई भी वृक्ष दुनिया का, लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन जब बोलेंगे रोहन, सोहन, मोहन, तो विशेष व्यक्ति हो गया ना वो, इसलिए इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जो पूरी जाति का बोध कराए। ठीक है। पुस्तक, पशु, पक्षी, लड़का, बालक, स्थान में अब कोई हो सकता है, जैसे कि भारतवर्ष, अमेरिका, विद्यालय, कुतुब मीनार, कोई भी स्थान हो सकता है। लेकिन अगर वो विशेष स्थान है, उसका विशेष नाम है, जो एक है, खास है, वो व्यक्तिवाचक है। जो कॉमन है, जो बहुत सारे होते हैं, पुस्तकें, पुस्तकें बहुत सारी हैं दुनिया में, हजारों लाखों करोड़ों पुस्तकें हैं, तो जातिवाचक, पूरी पूरी जाति का बोध करा रहा है पुस्तक शब्द, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन विशेष पुस्तक का नाम लेते हैं अगर हम, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरे पे आते हैं हम, ये हो गए, तीसरा कौन सा है भाई, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जो जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना, बुढ़ापा, बचपन, जो मतलब नजर नहीं आते हैं, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको जिनको अलग से कोई शक्ल नहीं होती, जो अलग से कोई वस्तु नहीं होती, जो हमें नजर आएगी। खुशी, अब मैं बोलती हूँ खुशी शर्मा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ खुशी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कि मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, खुशी, एक भाव आ जाता है मेरे चेहरे पे खुशी का, है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। बचपन, मुझे अपना बचपन बहुत प्रिय था, तो बचपन भाववाचक संज्ञा है। जब किसी भाव का बोध कराए जो हमें नजर नहीं आते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। मित्रता, दोस्ती, घृणा, बचपन, बुढ़ापा, है ना, सर्दी, गर्मी, इन्हें महसूस कर सकते हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। फिर आ गया आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्य में आपके सभी जो अनाज है ना, गेहूं, चावल, ये सब अनाज आपके आ जाएंगे। धातुएं, धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, ये सब द्रव्यवाचक है। और आपका ये जो द्रव्य, लिक्विड चीजें होती है ना, जल, तेल, है ना, जो तरल पदार्थ होते हैं, द्रव्य, उन्हीं को कहा जाता है ना वैसे तो वो द्रव्य, तो द्रव्यवाचक में आपके ये सब सामान आ गए जो बताया मैंने आपको अभी, कि अनाज, धातुएं और द्रव्य, जो तरल पदार्थ है ना, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब पांचवा कौन सा है आपका, समूहवाचक। समूह, जो समूह को बताए, जैसे झुंड, टोली, है ना, गुलदस्ता, फूल गुलदस्ते में सजे हैं, तो गुलदस्ता शब्द क्या हुआ, गुलदस्ता, ये समूहवाचक। ठीक है। जैसे आप बोलते ना कि आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये हो गए आपके 5 भेद। आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो यही सारे भेद हैं। तो ये सब आपको पता है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आपको एक बार समझा रही हूँ। तो अब इतनी जानकारी हमको हो गई। अब हम इसका क्या करेंगे, पद परिचय करेंगे। तो मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले तो आप ये शब्द लिख देंगे, फिर हम बात करेंगे कि उसका वचन क्या है। ये देखो, भेद की बात करेंगे। जब भी हम संज्ञा, पहले हमें पता लग गया संज्ञा है। अब संज्ञा क्या है, नाम। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। और सब परिभाषा बाद की बात है, संज्ञा मतलब नाम। अब पहला ये पता लग गया है किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर नाम। अब जब हम संज्ञा, ये पता लग गया नाम है, नाम मतलब संज्ञा है, तो संज्ञा में हम ये सारे हमको भेद पता होने चाहिए। किस स्तर पे करेंगे हम उसका पद परिचय, कि भेद, भेद आपको मैंने 5 बता दिए, तो भेद के हिसाब से फिर वचन कौन सा उसका, वचन के कितने भेद है बच्चों, 2 भेद है, एक वचन, बहुवचन। अब देखो इसका वचन कौन सा है। अगर यहाँ पे लड़कों होता, लड़कों, तो वो भी संज्ञा होती, है ना, ये लड़के खेल रहे हैं, तो वो भी संज्ञा होती, पर वो जातिवाचक संज्ञा होती और उसका वचन होता बहुवचन। ठीक है, भेद होता उसका, लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के, उसका भेद होता कौन सा, जातिवाचक। किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही है ना, सभी लड़कों की बात हो रही है,
तो जातिवाचक हो जाता, वचन कौन सा होता, बहुवचन। फिर लिंग, लिंग कौन सा होता, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग आएगा, लेकिन लड़के खेल रहे हैं तो वहां पर पुल्लिंग हो जाता। अब कारक, मीरा ने, मीरा ने, तो आपको कारक के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कारक के भी बारे में पता होना चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे आराम से। अभी हम संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर सर्वनाम करेंगे, विशेषण करेंगे, क्रिया करेंगे, और फिर हम बाद में कारक की भी बात करेंगे और भी विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो मीरा ने भजन गाया। अब हमने दो बातें कर ली कि वचन पता लगा लिया, लिंग पता लगा लिया। वचन एक वचन, जिसे एक वस्तु का ज्ञान हो, एक वचन। अनेक का दो, एक से अधिक, दो तीन चार, बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान हो तो बहुवचन। ठीक है, लिंग पता लग गया आपको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जो वस्तुएं स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करती है, बताती हैं, वो स्त्रीलिंग है। जो पुरुष जाति को बताती है वो पुल्लिंग है। ठीक है, ये आपकी पुस्तक से बताती जा रही हूं साथ में। देखिए, थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कारक की कि मीरा ने, चलिए कारक को भी लिख देती हूँ एक बार। कारक, कारक की बात भी कर ही लेते हैं, क्योंकि मीरा ने, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो कारक भी पता होना चाहिए आपको, तभी तो फिर आप आगे कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप उसके आगे बढ़ने का फायदा नहीं। पहले कारक को ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कारक के पता ही है आपको कितने भेद हैं, सभी बच्चों को याद किया होगा आपने, 8 भेद है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा। कर्ता ने, जब किसी वाक्य में ने लगा है तो हम उसको बोलते हैं कर्ता ने। जब जब मीरा ने भजन को गाया, देखो यहाँ को लगा नहीं है, लेकिन को आप समझिए कि इसके अंदर इंक्लूड है ना, इसके अंदर शामिल है। मीरा ने भजन गाया मतलब भजन को गाया। तो जब ये ने लगा हो, किसी भी वाक्य में ने लगा हो, तो क्या होता है, कर्ता ने। ने मतलब लगा है काम जिसके द्वारा हो रहा है। कर्ता वो होता है जो काम करने वाला है। किसी भी वाक्य में जो काम जिसके द्वारा हो रहा है उसको बोलते हैं कर्ता। उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। तो कर्ता का इसका पहचान क्या है, ने। कारक जो है, ये देखिए, कारक के 8 भेद है। कारक के कितने भेद है, 8 भेद है। ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको, सुन लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कारक भी बता देती हूँ। जब किसी वाक्य में ने का प्रयोग किया जाए, है ना, जिसके साथ लगा है, तो वो कर्ता कारक है। को लगा हो तो कर्म कारक है। किसी चीज के द्वारा कार्य हो रहा है, से के द्वारा, जैसे कि मैं कलम से लिख रही हूं, तो यह के द्वारा, के द्वारा मैं कलम से लिख रही हूं, कलम के द्वारा लिख रही हूं, कलम के प्रयोग से लिख रही हूं, है ना। तो यहां पर हो गया करण कारक आपका। नेक्स्ट हो गया आपका संप्रदान के लिए। जब संप्रदान कब आएगा, मैं नाम भी लिख देती हूँ, चलिए आपको पता लग जाएगा। कर्ता, मैं आपको इसको अलग समझा देती हूँ थोड़ा सा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, कर्ता ने, जब वाक्य में किसी शब्द के साथ ने लगा हो तो कर्ता, या जो भी, जरूरी नहीं कि बार ने लगा भी नहीं होता है वाक्य में, लेकिन उसके द्वारा कार्य हो रहा है तो करता है। और उसके कर्म का प्रभाव किस, उसकी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं कर्म।
काम करने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। जैसे कि मैं कलम से लिख रही हूं, मैं किससे लिख रही हूं, कलम से, कलम के द्वारा लिख रही हूं। यहाँ पर तो करण कारक है, किसी चीज के द्वारा कारक से। मान लीजिए कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। देखो राम ने, यहां पर आ गया कर्ता कारक, रावण को, मतलब ये जो क्रिया हो रही है, ये जो क्रिया काम हो रहा है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है। तो रावण यहाँ पे कर्म है। या मैं, या माँ ने चाकू से फल काटे, माँ ने चाकू से फल काटे, तो माँ ने कर्ता कारक, चाकू से, चाकू से फल काटे, तो चाकू से क्या, चाकू के द्वारा, तो करण कारक हो गया। ठीक है, और फल काटे, फल को काटे, को लगा नहीं यहां पर, फल, फल काटे मतलब फल को काटा, अंडरस्टूड है क्या, को है, को लगा नहीं है, पर कर्म उसे जो काटने का प्रभाव हो रहा है, माँ ने चाकू से फल को काटा। ठीक है, फल को, फल पे प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया जो हो रही है काटने की, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, फल पर। तो वहां पर क्या हो गया, कर्म फल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे कर्ता या कर्म। और मैंने आपको जो बताया था भी कि माँ ने चाकू से फल काटे, तो उसमें आपके तीनों मैंने आपको बता दिए। अब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। जब वाक्य में के लिए का प्रयोग हो तो संप्रदान कारक है। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तो संप्रदान कारक है। अपादान, अपादान से अलग होना। देखो अब यहां भी से है, यहां पर भी से है और यहां पर भी से है, लेकिन यहां के द्वारा कार्य हो रहा है, किसी चीज के द्वारा कार्य हो रहा है, तो करण कारक है। अगर पेड़ से पत्ता टूटा, पेड़ से पत्ता टूटा, से अलग हो गया, मैं कलम से लिख रही हूं तो करण कारक, और पेड़ से पत्ता टूटा तो वो हो गया यहाँ पर अपादान से अलग होना। ठीक है, अपादान से अलग होना, समझ गए आप लोग। जैसे पतंग डोर से उड़ती है, मांझे से उड़ती है, तो करण कारक, और पतंग मांझे से कट गई, है ना, तो क्या हो गया, वहां पर अपादान कारक हो गया। अब नेक्स्ट आता है संबंध। संबंध का चिन्ह क्या है बच्चों, कारक को ना हम परसर्ग भी कहते हैं या विभक्ति, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इन जो कारकों के चिन्ह है इन्हीं को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये कर्ता ने, कर्म को, कर्म जो होता है ना आंसर, ये ने, को, से, संबंध का, के, की, ये सब ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है इनके, इन कारकों के, जिनको परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। संबंध का, के, की। ठीक है, जब वाक्य में का, के, की का प्रयोग किया जाए तो संबंध कारक है। अधिकरण, अधिकरण में पर, जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर रखी है तो उसको बोलेंगे में, ये उसके अंदर रखी है। ये देखो, ये इतना सारा सामान बॉक्स में रखा है, में रखा है, तो अधिकरण कारक। मेज पर ये बॉटल रखी है, या मेज पर ये कागज रखा है, मेज पर तड़ा रखा है, तो पर, किसी चीज पर रखा है या में उसके अंदर रखा है, तो उसको हम बोलेंगे कि कौन सा कारक, अधिकरण में पर, अधिकरण कारक है वहां पर। अब संबोधन, हे, अरे, अरे क्या बात है, आपका मित्र बहुत दिन बाद कोई मिलता है, कोई अरे अरे भाई बहुत दिन बाद तुम मिल रहे हो, क्या बात है, कैसे हो, है ना, अरे, अरे रोहन जरा सुनो तो सही, बुलाना चाहते हो किसी को, बैठे गए बच्चे, आप किसी को बुलाना चाहते हो, क्या बोलोगे, अरे जरा सुनो इधर तो आओ, अच्छा जी कोई प्रॉब्लम हो गई, हे प्रभु बच्चे सुन ही नहीं रहे। मम्मी क्या बोलती, कभी कभी आप ऐसे सुनेंगे, आप सुनेंगे आप बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप तो बड़े हो गए, छोटे बच्चे आपके भाई बहन परेशान करते हैं तो क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलती है, हे प्रभु बहुत तंग कर रखा है बच्चों ने। हे मतलब किसी को बुलाना, संबोधित करना। ठीक है, तो हो गया संबोधन, संबोधन, हे, अरे, ये हो गए कारक। अब देखिए इस वाले में क्या था, मीरा ने भजन गाया, तो यहाँ क्या पता लग गया, देखो पहले हमने लिखा मीरा, बताया मेरे को भी भेद बताना आपको,
तो आपने भेद बताया इसका व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमने भेद समझ लिए, तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, दूसरा क्या बताएंगे हम? अब क्या बताएंगे हम? वचन कौन सा है? एक व्यक्ति है, एक वचन हो गया। पद परिचय कर रहे हैं अभी हम, देख रहे हैं आप, जो जो चीजें सीखते जा रहे हैं उसके आधार पे हम पद परिचय कर रहे हैं। अब हमको वचन पता लग गया, एक वस्तु है, ठीक है ना, एक वस्तु है तो एक वचन, एक वस्तु है, एक व्यक्ति, एक स्थान है कोई भी, तो हम इसका वचन कौन सा हो गया? एक वचन। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कारक पता लग गया हमको, कारक के बारे में जानकारी ले ली, तो कर्ता नहीं, अब यहाँ पता लग गया कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, अब और क्या पद परिचय देना, इसी शब्द की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो हमने कारक भी पढ़ लिए, कर्ता कारक लिख दिया हमने। अब बात किसकी आती है? लिंग कौन सा है? अब हम बात करते हैं, हम संज्ञा का पद परिचय कर रहे हैं, संज्ञा शब्द का परिचय कर रहे हैं, कोई भी संज्ञा शब्द वाक्य में दिया उसका पद परिचय कर रहे हैं, तो भेद, फिर वचन, फिर लिंग। अब लिंग की बात कर रहे हैं, कारक हमने कर लिया। देखिए लिंग, जानकारी आपको है ही कि स्त्री जाति के जो बहुत कारण शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उनको हम? स्त्रीलिंग। और जो पुरुष जाति का बोध कर रहा है, पुल्लिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग है ये शब्द, मीरा एक स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो अगर आप पढ़े तो उसमें भी बहुत डिटेल में है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि कुछ पहचान के नियम बता देती हूँ कि देखो, जैसे आ अंत वाले होते हैं, है ना, तो वो अधिकतर, सारे नहीं, अब आप कहोगे कि आ अंत लड़का, चाचा, मामा, सब अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, पर सारे नहीं होते हैं, ये भी कहूंगी। जैसे छात्रा, माता, अब आप कहोगे वहां भी तो आ की मात्रा लगी है, लेकिन तभी मैं कह रही हूँ कि सारे नहीं है, अधिकतर आ अंत वाले पुल्लिंग होते हैं, पर सभी नहीं। ठीक है, देशों के नाम, द्रव्यों के नाम, द्रव्य सोना चांदी लोहा, है ना, देशों के नाम, श्रीलंका को छोड़ दिया आपने, सिर्फ देश के नाम भारत, जापान, रूस, ये सब द्रव्यों के नाम, सोना चांदी तांबा, चांदी नहीं, चांदी को छोड़ के, चांदी स्त्रीलिंग है, लेकिन और द्रव्य जितने भी हैं, सोना पानी, है ना, लोहा जो बताया था मैंने आपको, द्रव्यवाचक संज्ञाएं में उन्हीं में जो भी है वो पुल्लिंग होते हैं। ग्रह जितने भी होते हैं पृथ्वी को छोड़कर, तो पृथ्वी ग्रह को छोड़ करके, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, है ना, ये सब, शनि, शुक्र, ये सभी ग्रह जो है वो पुल्लिंग होते हैं। रत्न, मणि को छोड़ करके, मणि जो है स्त्रीलिंग है एक शब्द, लेकिन बाकी सभी रत्न, हीरा, पन्ना, मोती सब पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम देखो, सिर्फ मौलसिरी और इमली, मौलसिरी और इमली, इसका जो होता है वृक्ष, वो होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होता है, लेकिन बाकी सभी वृक्षों के नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही अनाजों के नाम, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सभी होते हैं पुल्लिंग, लेकिन ज्वार को छोड़कर, ज्वार जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, ऐसे स्त्रीलिंग की पहचान की कुछ बता देती हूँ आपको। अच्छा हाँ, एक पुल्लिंग में और भी है, भारी वस्तुएं होती है ना, वो सब भी, पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर, सतपुड़ा, हिमालय, सभी पर्वतों के नाम, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं आमतौर पे। और कुछ अंगों के नाम भी बच्चों पुल्लिंग होते हैं। देखो पुल्लिंग कौन से कि हाथ, पैर, गला, घुटना। अब पहचान कैसे करेंगे? वैसे आप प्राइमरी कक्षा में पढ़ चुके होंगे, फिर बता देती हूँ थोड़ा सा कि जैसे अब आप वाक्य बना के देख लीजिए, जब भी पहचान करनी हो, जो नॉन लिविंग थिंग होती है, लिविंग है ना, जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं, अगर उनकी हमें पहचान करनी है कि पर्वत है, पहाड़ है, वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो मैं सब जानते, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। तो वाक्य बना के देख लीजिए कि भाई हाँ वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे कि अब अरब सागर, अरब सागर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग जानने के लिए क्या करेंगे हम? अरब सागर, सागर होता है, हम ये नहीं बोलते अरब सागर होती है ना। पहाड़ ऊंचे होते हैं, वैसा नहीं बोलते, पहाड़ ऊंची होती है ना। तो ऐसे वाक्य बना के अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर हम बोलते पहाड़ी, तो ई अंत वाले स्त्रीलिंग होगा सारे, और पहाड़ी छोटी भी होती है, और हम वाक्य बना के देखते हैं तो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ियां होती हैं, ऐसा नहीं बोलते पहाड़ी होते हैं। तो आप वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, अब थोड़ी सी पहचान बता देती हूँ स्त्रीलिंग के लिए भी। स्त्री जाति जो संज्ञाएं जो होती है, चाची, मामी,
जो स्त्री जाति का बोध कराती है वो सब स्त्रीलिंग होती है। और पहाड़ी, मटकी, डिबरी, टोकरी, जो छोटी मतलब जिसमें ई अंत वाले होते हैं वो सब कहलाएंगी स्त्रीलिंग। ई और आई ईया से भी समाप्त होने वाले, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ई वाले ही, ईया, डिबिया, है ना, ये सब भी स्त्रीलिंग है। आमतौर पर नदियों के नाम सभी स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ये सब भी तिथियों के नाम, जो समझ रहे हो आप, तिथि हिंदी के अनुसार जो होती है तारीख, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, ये अष्टमी, नवमी, इस तिथियों के नाम जो है वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। झीलों के नाम चिल्का, मानसरोवर, वो सब भी स्त्रीलिंग होती है। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, जितनी भी लिपियां हैं सभी जो है वो क्या है, वो सब भी स्त्रीलिंग है। और भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको मैंने किसका दे दिया, ये देखिए किसका परिचय दिया मैंने आपको। अब आपको मैंने सारे भेद संज्ञा के बता दिए, संज्ञा के भेद देखिए सब बता दिए मैंने आपको। इसके बाद मैंने आपको वचन बता दिए, एक वचन, बहुवचन, दो भेद होते हैं। फिर मैंने आपको लिंग के बारे में सारी जानकारी दे दी है। कारक मैंने आपको सारा करा दिया है। जब संज्ञा का हम परिचय कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बताएंगे। अब एक और रह गया पॉइंट, वाक्य का कौन सा अंग है वो। अब हमने पढ़ लिया भेद, वचन, लिंग, कारक। अब हम पढ़ने जाएंगे क्या, किस आधार पे करेंगे कि वाक्य का अंग कौन सा है वो। ठीक है, तो अब हम अंग बताएंगे। अब आपको पता होना चाहिए फिर कि वाक्य के अंग कौन से होते हैं, ये भी आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। वाक्य के दो अंग है ना, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, जो मुख्य, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मुख्य पद जो है उसका उद्देश्य है, और बाकी सारा विधेय। तो देखिए हमने जो वाक्य लिया था पहले वाला, उसी को देखते हैं। मीरा, इसका हमने बता दी सब कुछ। अब हम बताने जा रहे हैं इसका कि वाक्य का जो अंग है, कौन सा अंग है ये। तो ये उद्देश्य है। उद्देश्य, वाक्य के दो बताया ना आपको भेद मैंने, कि एक तो उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य ये है जिसके बारे में बात की जा रही है, मुख्य पद जो है जिसके बारे में पूरे वाक्य में बात की जा रही है। अब देखिए ये जो है उद्देश्य, बाकी जो बचा आपसे बोलते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोलते हैं इंग्लिश में, वही चीज है ये, कि सब्जेक्ट जो है मेन, बाकी सारा प्रेडिकेट। तो यही है कि इसमें देखो क्रिया है, ये क्रिया है, और ये सब्जेक्ट उद्देश्य है आपका। उद्देश्य ये आपका, इससे क्या बनेगा वाक्य में, ये आपका हो गया विधेय, और ये विधेय का विस्तार। ठीक है, तो ये सारा विधेय में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उद्देश्य। अब हम इसको भी लिख देते हैं उद्देश्य। अभी हम एक देखो परिचय कर रहे हैं, एक पद का कितनी जानकारी लेनी पड़ी हमको। पद परिचय करने के लिए, एक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको पहले संज्ञा पता होना चाहिए, तो संज्ञा के भेद पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें वचन पता होने चाहिए, उस शब्द का वचन क्या है, लिंग क्या है, कारक क्या है, और वाक्य का अंग हमने ये भी कर लिया कि उद्देश्य और विधेय। तो ये शब्द जो है उद्देश्य है, इसके बारे में, ये मुख्य पद है, इसके बारे में बात हो रही है, बाकी सारी बातें इसके बारे में हो रही है। पर मुख्य उद्देश्य क्या है, ये है उद्देश्य, बाकी सारा विधेय। अब हमारे कंप्लीट हो गया। सेम सर्वनाम में भी ऐसे ही है। ठीक है, अब हमने सर बहुत सी जानकारी ले ली है देखो अभी तक। अब सर्वनाम में भी ऐसे ही है बेटा, ये एक बच्चों एक बार में ये वीडियो नहीं बन सकती है, तो इसके एक दो पार्ट और करने पड़ेंगे तो आपको आसानी लगेगी। अब सर्वनाम को तो मैं यही समझा देती हूँ, बाकी जो विशेषण और क्रिया है उसको अगली वीडियो में समझेंगे। सर्वनाम मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, अब इसमें तो सर्वनाम है नहीं, इसको हम पेज को रख देते हैं अभी, और हम आगे देखते हैं। सर्वनाम, जैसे मान लो ये वाक्य है, मैं कल बनारस जाऊंगा, तो अगर हम बनारस के लिए करते हैं तब तो आप समझ गए ना कि बनारस, जैसा भी हमने किया था पद परिचय, सेम वैसे ही क्या क्या, किस आधार पे, कि इसका भेद क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, विशेष स्थान का नाम है। ठीक है, वचन, एक वचन, एक बनारस एक ही है, एक वचन हो गया। लिंग, बनारस एक अच्छा शहर है ना, ऐसे बोलते हैं ना, बनारस अच्छा, बनारस पुलिंग, पुलिंग हो गया। दूसरा है कारक, मैं कल बनारस जाऊंगा, तो बनारस में जाऊंगा, है ना, बनारस जगह है ना, उस जगह में जाऊंगा ना, पर तो नहीं जाऊंगा। तो में, कारक कौन सा हो गया आपका, अधिकरण, में पर। इसके बारे में बता रही, फिर इसका बताऊंगी, में पर। ठीक है, और नेक्स्ट भी वाक्य का अंग क्या है, ये विधेय, विधेय का विस्तार है।
यहाँ पर जो है उद्देश्य मैं है, मैं की बात हो रही है, ठीक है। मुख्य पद ये है, बाकी सारा विधेय है, तो आप विधेय लिख देंगे, ठीक है। अब ये सारा इसके आधार पे हो चुका। अब ऐसे मैं, अब सर्वनाम की बात करेंगे हम। ये तो होगी संज्ञा के, 2 उदाहरण करा दिए मैंने आपको, जब मीरा के बारे में बात की हमने। और अब अभी हम इसमें क्रिया का बताएंगे, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। अभी हम मीरा वाला हम जो संज्ञा लिया था हमने शब्द, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें हम नेक्स्ट जो है, इसका मैंने आपको बता दिया कि व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, इसका अधिकरण और आपका विधेय, ठीक है। अब हम वह की बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम वाला मैं चैप्टर आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ बच्चों, सुन लो ध्यान से। और इसके बाद नेक्स्ट में हम करेंगे आपके नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें विशेषण और क्रिया को करेंगे, और फिर एक वीडियो और बनाऊंगी उसमें सारे अभिकारी एक साथ ही समझा दूंगी आपको, ठीक है। अभिकारी में इतना समय नहीं लगेगा समझाने में जितना विकारी में, क्योंकि विकारी में परिवर्तन आ जाता है, व्याकरण के आधार पे परिवर्तन आता जाता है। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सर्वनाम की। तो इसके लिए आपको पहले सर्वनाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वनाम है क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। और सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद हैं 6 भेद। ये सब आप सब जानते हैं अच्छे से, और आप पढ़ चुके हैं प्राइमरी कक्षाओं में। अब सर्वनाम को मैं आपको, ये देखिए संज्ञा हमारा कंप्लीट हो गया बिल्कुल ये, ठीक है। अब सर्वनाम के बारे में उसमें भी सेम वही है, किस आधार पे हम करेंगे, भेद, फिर पुरुषवाचक है क्या है, फिर लिंग। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। ये लीजिए सर्वनाम के बारे में समझ लेते हैं एक बार। संज्ञा के स्थान में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम, मतलब सबका नाम। एक तो पहले सबका नाम देखो, संज्ञा माने नाम, पहले तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, संज्ञा माने नाम। सर्वनाम सबके स्थान, सबके नाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम, सर्वनाम माने सबका नाम। जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग में आ जाए उसको कहते हैं सर्वनाम। जो शब्द सबके, सभी नामों के स्थान पर प्रयोग में आ जाए उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि मीरा ने भजन गाया, अगर लिखती हूँ मैंने भजन गाया या उसने भजन गाया, तो ये किसी व्यक्ति का नाम हो। उसने कौन, जरूरी नहीं मीरा की बात हो रही, किसी की बात हो सकती है। मैंने भजन गाया तो मेरा भी तो कोई नाम ही होगा ना। उसने भजन गाया, उसका भी तो कोई नाम ही होगा ना। किसी व्यक्ति के नाम की जगह पे तो उसने, मैंने, तुमने आ रहा है ना, किसी ना किसी नाम होगा ही वो, ठीक है। उनके नाम की जगह पर हम प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कुछ लाइनें बताती हूँ, एक छोटी सी लाइन 4 लाइन बता रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। रवि मेरा मित्र है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, उसका घर मेरे घर के पास है। चलिए मैं लिख के बता देती हूँ। जैसे रवि मेरा मित्र है, वह मेरे घर के पास रहता है, उसका भाई भी मेरे साथ पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे बात हुई रवि की, इसको हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे रवि मेरा प्रिय मित्र है, रवि मेरे घर के पास रहता है, उस रवि का भाई भी मेरे साथ पढ़ता है। अब देखो हम हर जगह रवि 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 का प्रयोग तो नहीं करेंगे ना, कितना अटपटा सा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं लेकिन बार बार उसका प्रयोग तो नहीं करेंगे नाम का। तो हम उसके स्थान पे हम कैसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, रवि मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरी कक्षा। ये वह किसके लिए आया, रवि के लिए आया, इस नाम की जगह पर आया वह। मेरे, मेरा भी तो कोई नाम ही होगा ना, तो मेरे, मेरे नाम के स्थान में प्रयोग किया जा रहा है शब्द मेरे। उसका भाई, ये उसका भाई, किसका भाई, रवि का भाई, भाई भी मेरे साथ पढ़ता है, ठीक है। और मेरा मित्र भी मेरे साथ पढ़ता है, और मेरा मित्र भाई, उसका भाई भी मेरे साथ पढ़ता है, और मेरा मित्र
भी मेरे साथ ट्यूशन में पढ़ता है। देखो कितने सारे सर्वनाम शब्द आ गए जो नाम के स्थान प्रयोग है। रवि की जगह मेरे, मेरे घर के पास रहता है। उसका, उसका भाई किसके लिए प्रयोग किया, ये भी रवि के लिए आया। भाई भी मेरे, मेरे मेरे नाम के स्थान में प्रयोग किया गया। ठीक है, और मेरा भी, और मेरा मित्र भी, मित्र भी, मेरा मेरे नाम की जगह पर आया। मित्र भी मेरे साथ, ये मेरे मेरे का प्रयोग हो रहा है किसके लिए, जो बात कर रहा है, जो बता रहा है, ये जो आपको ये अनुच्छेद बता रहा है उसके नाम के स्थान प्रयोग हो रहा है। तो ये मैं, मेरा, मुझे, ये सारे जो है सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, इतने हैं सर्वनाम के, सारे भेद हो गए। जब सर्वनाम किसी शब्द वाक्य में सर्वनाम शब्द हो, उसका हम परिचय देने जा रहे हैं, तो सेम वही प्रोसीजर देखो, उसमें वही आएगा। उसका भेद बताना पड़ेगा, उसका पुरुष बताना पड़ेगा, उसका लिंग बताना पड़ेगा, वचन बताना पड़ेगा और कारक बताना पड़ेगा। जैसे हमने संज्ञा में किया ना अभी, उसका भी वचन बताना पड़ेगा, एक वचन है कि बहुवचन है, लिंग बताना पड़ेगा, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना। भेद क्या है उसका, सर्वनाम के 6 भेद है, भेदों से कौन सा भेद है, और ये सबको बताना पड़ेगा। सेम उसी प्रोसीजर से वही तरीका रहेगा। ठीक है, अब जो भेद है वो 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक, पहला है पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, श्रोता के लिए करता है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूं, मैं आप सबको पढ़ा रही हूं, तो मैं आया मेरे नाम के स्थान पर। आप सबको पढ़ा रही हूं, आप लोगों के लिए आया, जो आप श्रोता है, जो सुन रहे हैं मेरी बात को, आप सबको पढ़ा रही हूँ, जो विद्यार्थी है मेरे, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुझसे, आप उनके लिए आया। और आप सब पढ़ रहे हैं, पर वे सब क्या कर रहे हैं, अरे देखो मैं पढ़ा रही हूँ, आप सब पढ़ रहे हैं, पर पता नहीं, परंतु वे सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, वे सब। तो जब कोई व्यक्ति, वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, अपने लिए प्रयोग करता है जिन शब्दों का, मैं, मुझे, मेरा, तो ये हो गया। और आप जब सुनने वाले के लिए, तुम, आप, जो सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, और जब तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं पुरुषवाचक। पहला हो गया आपका पुरुषवाचक। ठीक है, अब पुरुषवाचक हो गया आपका, इसमें वो सभी आ गए शब्द, आप समझ सकते हैं, जो अपने लिए, दूसरे के लिए, जो सुनने वाला है, और तीसरा किसी और अन्य के लिए, है ना। जिसमें आप उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। इसके 3 भाग हो गए ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो पुरुषवाचक के 3 भेद है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, ये पुरुषवाचक के 3 भेद है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस वही है, ये समझ जाओ कि उत्तम में मैं, जो वक्ता अपने लिए बोलता है, मैं, मेरा, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष में, मध्यम में तुम, तुम्हारा, आप, आपको, ये सब, और अन्य में ये, वे, यह, वह, ये सब आ गए अन्य पुरुष में। ठीक है, अब दूसरा भेद देखिए जरा। दूसरा भेद आपका इसमें है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, अब निश्चयवाचक के जो है, निश्चयवाचक क्या है भाई, निश्चयवाचक में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति किसी चीज का भी निश्चित हो, पता हो हमें, यह बस्ता मेरा ही है, वह तुम्हारा ही है, यह पेन मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है, तो निश्चित हो, इशारा करे यह मेरा है, तो मतलब पक्का पता है कि मेरा ही है, किसी और का नहीं है। तो ऐसा बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो निश्चयवाचक कहलाते हैं। ठीक है, और अनिश्चित, जब किसी चीज के बारे में पता ना हो, ये किसका है, ये पेन किसका है भाई, ऐसे शब्द होंगे जब, या दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, या देखो तो कौन खड़ा है, तो अगर कौन खड़ा है तब तो प्रश्नवाचक हो गया, लेकिन कोई खड़ा है तो अनिश्चित, क्योंकि वो हमको पता नहीं कौन खड़ा है ना, कोई है जरूर,
इतना पता है, पर हमें कंफर्म नहीं है कि वो कौन है। तो कोई खड़ा है वो अनिश्चयवाचक। जब निश्चित रूप से पता हो तो निश्चयवाचक, और हमको पता ना हो तो हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, ठीक है, सर्वनाम। तो अब आपने ये समझ लिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं यहाँ पे आगे कुछ एग्जाम्पल भी दे दूं। देखो एक बार इसका पुरुषवाचक के 3 भेद: उत्तम, मैं, मेरा, मध्यम, तुम, तुम्हारा, आप, आपको, ये सब। अन्य पुरुष ये, वे आदि। आप अंग्रेजी में क्या पढ़ते थे? आई, माई, मी, वी, अवर, अस पढ़ते थे ना, ये सब। यू, योर्स, ही, शी, इट, वही सब है। ये, वे, यह, वह। निश्चयवाचक में यह, ठीक है, यह, वह। अब इसके बाद ये अनिश्चयवाचक कुछ, कोई, ये सब हो गए। नंबर 4 पे आ जाइए, प्रश्नवाचक। अगर किसी ऐसे इसका पद परिचय पूछ लिया जाए, प्रश्नवाचक, जिसे प्रश्न पूछा जाए, कौन, किसे, कहाँ, किसका, कैसे, है ना, किसे, तो ये ऐसे शब्द आ जाए। अगर कौन, किसे, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है किसी वाक्य में, ऐसा कोई शब्द आ जाए तो प्रश्नवाचक हो गया वो, ठीक है, सर्वनाम। अब 5वां है निजवाचक। निजवाचक, निज शब्द का मतलब है मेरा, अपने लिए, मतलब मेरा नहीं, अपने लिए, निज शब्द, ठीक है। निज, जब कोई शब्द व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता है, उनको हम बोलते हैं कि मेरा तो आपका आ गया उसमें चला जाएगा, उत्तम वाले में क्या आएगा? स्वयं। जैसे कि जब वक्ता, कोई बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग में लाता है उन शब्दों को, स्वयं, देखो स्वयं, खुद, अरे मैं अपना काम खुद ही करता हूं, खुद, तुम अपना काम स्वयं करो, चलो, ठीक है। अरे बच्चों, अपना काम अपने आप करो, हमेशा मम्मी के पीछे मत पड़े रहा करो, है ना। तो ऐसे शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। लास्ट में बच्चों आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। संबंधवाचक सर्वनाम वो कौन से होते हैं? जब जो सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध प्रकट करें, जो परस्पर संबंध बताए प्रकट करें, उन्हें कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो जैसा करेगा ना उसको वैसा ही मिलेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो सो जैसा करेगा सो वैसा ही भरेगा, जैसी करनी वही वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये शब्द आ गए तो संबंधवाचक सर्वनाम। पता लग गया आप लोगों का, आप लोगों को सब बच्चों को। अभी जो मैंने एक वाक्य बताया था मैं, इसका हम कैसे करेंगे पद परिचय, संज्ञा बता चुकी हूं आपको, मैं का पद परिचय कैसे करेंगे देख रहे हैं आप। ये मैं एक वचन है, देखो पहले क्या देखेंगे भेद, मैं कौन सा हो गया? पुरुषवाचक। ये मैं क्या, मैं जो है वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, पहला हो गया पुरुषवाचक। देखो ये पद परिचय कर रहे हैं, ठीक है। भेद बता दिया हमने, 6 भेद है, 6 में से हमने भेद बता दिया पुरुषवाचक, ठीक है। अब लिंग बताओ, मैं, जब हमको लिंग का पता करना होगा तो हमें क्रिया देखनी पड़ेगी, है ना। मैं कल बनारस जाऊंगा, अगर यहाँ लिखा होता बनारस जाऊंगी तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन ये पुल्लिंग है, तो मैं क्या है? पुल्लिंग, ठीक है। पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, समझ गया आप। अब मैं, बनारस जाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कारक बताएंगे ना इसके बारे में हम, सेम वैसे करेंगे जैसे हमने संज्ञा किया था कि पहले भेद बता देंगे, फिर बता दे पुरुषवाचक में है तो कौन सा है, ठीक है। तो ये बताएंगे पुरुषवाचक अगर है तो कौन सा है। आप लिखेंगे यहाँ पे उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष भी लिखेंगे आप, इसका भेद भी लिखेंगे ना, उत्तम फर्स्ट पर्सन जो होता है वो उत्तम पुरुष, ठीक है। फिर पुल्लिंग हो गया आपका ये। इसके अंदर क्या बोला आपको कि इसका वचन बताएंगे, मैं एक वचन है, एक वचन, ठीक है। वचन बता दिया, भेद बता दिया। लिंग बताएंगे आप,
लिंग पुल्लिंग हो गया, बता दिया आपने। कारक, कारक कौन सा है? कर्ता कारक। जो कार्य बनारस जाने का हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? मैं के द्वारा। मैं नहीं, यहाँ पे ने लगा नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपको कि ने को कई बार कारक चिन्ह लगे नहीं होते विभक्ति चिन्ह, लेकिन वो आपको समझना होता है कि कारक जो भी काम करने वाला है किसी वाक्य में वो करता है। तो मैं कर्ता कारक, कर्ता कारक, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब ये भी आ गया। अब वाक्य का अंग पूछेंगे तो आप लिखेंगे उद्देश्य, सारी चीज वही आएंगी, वही आएंगी, ठीक है। सब कुछ वही ऐसे ही करेंगे हम। अब समझ आ गया आप लोगों को? ये एक सिर्फ मैं का परिचय दिया है हमने। बनारस का तो मैंने आपको वर्बली बताया था ना, वैसे ही जैसे मीरा का बताया था वैसे ही, ठीक है। ये सारे कारक के भेद हो गए, हम सब पढ़ लिया है। अब बच्चों, अब ये हमने सब कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम विशेषण के आधार पे। अगर कोई विशेषण शब्द है उसका पद परिचय करना है, या कोई क्रिया शब्द है उसका पद परिचय करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो बच्चों बहुत लंबी हो गई है, कुछ मैं ज्यादा ही समझा दिया लगता है, लेकिन अब अगली जो वीडियो बनाऊंगी वो थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूंगी। विशेषण और जो क्रिया उसके बारे में मैं कोशिश करूंगी 15 मिनट में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट बनाऊंगी उसमें ये सारा कोशिश करूंगी मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, सब बच्चों को। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आए, और ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना, और थर्ड पार्ट में आपका सारा ये पद परिचय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो बाय बच्चों।